हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं। प्रिपरेशन करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हो, टायर्ड फील हो रहा है क्या? कॉन्फिडेंस लेवल जमीन से 5 फीट नीचे चला गया है, अपने ऊपर डाउट फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं एडवांस क्रैक करने के लिए नहीं बना हूं। अगर ये सारी चीजें आपके जहन में चल रही हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ऐसा ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आप जो भी जेई एडवांस पैटर्न के मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उन मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो रिलेटिवली या तो काफी कम आ रहे हैं, या फिर आप जितना डिजर्व करते हैं, आपने जितने एफर्ट्स किए हैं, आप में जितना पोटेंशियल है, उसके करस्पॉन्डिंग आप उतने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे। और आप पता है, एक ऐसा जोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या है कि एक एडवांस के पेपर को देने की करेक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, उस पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। आपका फोकस कहां पर है? आपका फोकस है एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चंस को करने पर, आपका फोकस है सिलेबस को कंप्लीट करने पर, आपका फोकस है ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने पर। दोस्तों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि एक पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत शानदार थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज अ बेस्ट वे एंड द करेक्ट स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द जेई एडवांस पेपर। और ये मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊं, ये सारे पॉइंट आप जो भी अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें फॉलो करिएगा। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। अपने कई सारे टॉपर्स स्टूडेंट जो एसआरजी बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, वो इन सभी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं। सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, कुछ बेसिक्स रूल बता रहा हूं, जिसमें पॉइंट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब आप कहेंगे ये तो मैं करता ही हूं, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं कहां सॉल्व कर दूंगा। मैंने क्या बोला? प्रॉपरली। एक्चुअली में क्या होता है कि एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो काफी बेहतर तरीके से फ्रेम की जाती है। मतलब क्वेश्चन की जो सजावट है वो काफी बेहतरीन रहती है। और कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, उससे पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्वेश्चन की 1 या 2 लाइन पढ़ते हैं, और 1 और 2 लाइन पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन को किसी अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन से, या वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन अगर हमने पहले कभी सॉल्व किया है, उससे इंटरलिंक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपका दिमाग अभी प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आपने पेन चलाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ये नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। कभी भी आपके सामने जेई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, 30 से 45 सेकंड का पॉज लीजिए, पेन मत चलाइए, उस क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़िए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन किस लैंग्वेज पर है। क्योंकि जेई एडवांस का हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन होगा। जरूरी नहीं है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आपने पहले कभी सॉल्व किया हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि क्वेश्चन की एक एक लाइन को प्रॉपरली रीड करने के बाद आपको उस गिवन क्वेश्चन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं उन्हें आपस में लिंक करिए, और उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िए। जब आप ऑप्शंस को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप पेन उठाइए। मतलब पहला स्टेप यह है कि आपके ब्रेन में प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ब्रेन प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं करता है, जब तक आपके ब्रेन में उस क्वेश्चन को लेकर के कुछ बेसिक फ्रेम तैयार नहीं होता, पेन मत उठाइए। आप क्या कर रहे हैं? पहले पेन चलाते हैं, बाद में दिमाग चलाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को रिवर्स करिए, क्योंकि आपको एक बात तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आनी चाहिए कि जेई एडवांस का जो पेपर है, इट इज नॉट ऑल अबाउट द क्वांटिटी, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की, तो ऑन एन एवरेज 18 से 20 सवाल आते हैं दोस्तों, और एक सवाल को करने के लिए आपको लगभग एवरेज 3 मिनट मिलते हैं। मतलब ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि आपको हर सवाल अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो आप इस बात को समझिए कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना बहुत जरूरी है, और हर एक एक ऑप्शन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इमोशनल अटैचमेंट। ये क्या है? हमने किसी क्वेश्चन को पढ़ा और ऐसा हमें फील आया, एक ऐसा परसेप्शन डेवलप हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हम उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए।
और हम उसका आंसर निकालने में लगे हुए हैं। 2 बार रफ वर्क किया, उसको कैंसिल किया, फिर 2 बार रफ वर्क किया और लगे हुए हैं, और हमने उस क्वेश्चन पर मोर देन 10 मिनट इन्वेस्ट कर दिए। क्या दिस इज अ वाइज डिसीजन? क्या सिर्फ एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराएगा? एट द एंड आपकी जो रैंक है वो इस बेसिस पे डिसाइड होगी कि ओवरऑल आपका क्यूमुलेटिव स्कोर क्या रहा है, ना कि एक क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है। क्योंकि कई बार क्या लगता है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो आसान है, बस मुझसे नहीं हो रहा, मेरे अलावा सबसे हो गया होगा। और ये बात हम अपने ईगो पे ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, और हमें लगता है कि यार इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, इस क्वेश्चन को करके ही रहेंगे। दोस्तों, ये स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी। अगर एक स्टूडेंट बहुत डिसेंट रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहा है ना, तो उसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए। जेईई एडवांस में मोर देन 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में आप अगर फंस जाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप रिव्यू में डालिए एंड मूव ऑन। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा मानना यह है कि 2 से 3 मिनट में इतना तो डिसाइड हो ही जाता है कि ये क्वेश्चन मैं अप्रोच कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो वहां पे हर एक सवाल सॉल्व करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जेईई एडवांस एग्जाम इज नॉट लाइक अ T20 कि आपको हर बॉल पे हिट करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जेईई एडवांस का एग्जाम जो है इट इज लाइक अ टेस्ट मैच। ये एग्जाम जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ को चेक नहीं करेगा, वो आपके पेशेंस लेवल को भी चेक करेगा। तो टेस्ट मैच में क्या होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं एक लूज बॉल का, और जो लूज बॉल आती है उसे हम हिट करते हैं। एग्जैक्टली एडवांस के एग्जाम में भी आपको उसी स्ट्रेटेजी से काम करना होगा। हर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है। पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। जब आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन उतना ही हाई होना चाहिए जितना फर्स्ट क्वेश्चन में था। सेकंड भी नहीं हुआ, मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। और ये स्ट्रेटेजी आपको समझनी होगी। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 से 3 सवाल में से आपसे एक भी क्वेश्चन ना बने, उसके बाद अगला सवाल बन जाए। लेकिन दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंसफुली पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप जितना डिजर्व करते हैं उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, नो प्रेडिक्शन। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट के दिमाग में पहले से एक प्रेडिक्टेड स्कोर रहता है, उनका एक माइंड सेट रहता है कि यार मुझे कम से कम इतना तो स्कोर करना ही है, मुझे फिजिक्स में इतने मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स चाहिए, मैथ्स में इतने मार्क्स चाहिए। दोस्तों, प्रेडिक्शन कभी भी करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से कुछ उम्मीदें रख करके उस पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे मन में एक लालच होगा और उस लालच की वजह से हमारे ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपको अपने ब्रेन में सिर्फ यह सोचना है कि आज इस पेपर में आने वाले हर आसान सवाल को मुझे सही करना है, मुझे कम से कम सिली एरर करने हैं, और टफ क्वेश्चन तो मुझसे होते ही नहीं है। मूव ऑन। इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आपके अंदर जितना पोटेंशियल है डेफिनेटली उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि कई बार एक पहले से माइंडसेट रहता है कि यार इस बार का जो पेपर है वो आईआईटी रुड़की बना रहा है। अगर आईआईटी रुड़की पेपर बना रहा है तो डेफिनेटली मैथ्स बहुत ज्यादा टफ आएगा। यार आईआईटी कानपुर बना रहा है तो फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आएगा। यार ये चीजें उतनी ज्यादा लॉजिकल नहीं है और रिलीवेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसा परसेप्शन पहले से डेवलप करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, इन तीनों सब्जेक्ट में हर एक इजी क्वेश्चन को मुझे पिक करना है और उसे सही करना है। जैसे कई बार हमसे ये बोला जाता है कि यार पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करिए, जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले पिक करिए, जो टफ क्वेश्चन है उनको बाद में पिक करिए। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये कैसे जज कर लें कि ये इजी है या टफ है। इवन आपने अगर एडवांस के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया हो तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जब कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में दिए होते हैं या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी लैंग्वेज कितनी बड़ी होती है और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 1 या 2 लाइन में आ जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को देख करके एक परसेप्शन डेवलप मत करिए। कई बार क्या होता है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा होता और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा होता। मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है।
कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत छोटी है लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लेंदी है। तो देखो यार, मुझे एक बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है कि एडवांस के पेपर को टैकल करने का बेस्ट वे है नो प्रेडिक्शन, नो माइंडसेट, जस्ट चिल, और ये सोच करके जाइए हर आसान सवाल मुझे सही करके आना है। अगर इस परसेप्शन से आप उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, आई एम 100% श्योर आप उस एग्जाम को फोड़ के भी आ सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रफ वर्क सीक्वेंस। ये क्या है? इसको तो हमने कभी तवज्जो दी नहीं, ये तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। अगर आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का रफ वर्क देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि लोग सॉल्यूशन लिखते समय इतना ज्यादा रैंडम होते हैं कि एक स्टेप रफ पेज के इस कॉर्नर पे, अगला स्टेप इस कॉर्नर पर, तीसरा स्टेप पता नहीं कहां चला गया। मान लो कैलकुलेशन करते करते आपसे कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया, अब आप उस कैलकुलेशन एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि आपने पहला स्टेप उस पेज के किस कॉर्नर पे लिखा हुआ था। आप सोचिए कि आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। क्या आप स्मार्टली वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और फिर क्या होता है, जब हमें अपना रफ वर्क ही सिंक्रोनाइज नहीं दिखता, सिस्टमेटिक नहीं दिखता, क्या करते हैं? दोबारा से शुरू हो जाते हैं, फिर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और वही सोचिए, अगर थोड़ा सा स्मार्टली अपना रफ वर्क स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में लिखा होता, तो आपको अपनी सिली एरर्स को फाइंड करना, कैलकुलेशन एरर को फाइंड करना, अगर आपसे कोई फंडामेंटल एरर हो गया है तो उसे फाइंड करना कितना आसान होता। तो दोस्तों, ये जो रफ वर्क का सीक्वेंस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रफ वर्क एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा एकदम सजा सजा करके फूल पत्तियां बना करके लिखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप लिखिए। इससे आपका कई सारा टाइम सेव होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करते हुए इंटरमीडिएट स्टेज में जाकर के आप कहीं फंस गए, या मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता थे, 2 ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे? आप उस क्वेश्चन को रिव्यू में डाल के मूव ऑन, आगे बढ़ जाएंगे। और जब बाद में आपको टाइम मिला तो आप उस क्वेश्चन पे जब वापस लौट करके आएंगे, तो क्या आप फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे या जितनी मेहनत कर ली है उसके आगे मूव करना चाहेंगे? एक स्मार्ट बंदा कौन है? वो है जिसने जहां तक मेहनत कर ली है उसके आगे मूव करना चाहेगा। लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कहां किया था। कई बार तो मैं देखता हूं आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स का रफ वर्क कि 2 या 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपस में ही मिक्स हो रखे हैं, खिचड़ी बनी हुई है, उन्हें खुद ही नहीं पता। फिजिक्स में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिक्स, क्या चल रहा है, चले जा रहा है। हाँ, इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस तो दिखानी होगी ना। तो अपने जो सीक्वेंस है ना रफ वर्क का, उसको बहुत ध्यान में रखिए। ये जितने भी मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिंसियरली अपकमिंग मॉक टेस्ट में इन चारों स्टेप्स को फोकस्ड और डिवोटेड होकर के फॉलो करो। यू विल फील कि आपका जो स्कोर है वो मोर देन 15 to 20% इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो यार, मैंने मॉक टेस्ट की बात करी तो आपके कहीं ना कहीं जहन में ये चल रहा होगा कि सर कौन से मॉक टेस्ट दें, किस पैटर्न के मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे भी मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिलीवेंट क्वेश्चन नहीं है, या फिर एडवांस के नाम पर इतने टफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लेंदी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। इज इट रिलीवेंट फॉर द जेईई एडवांस? जस्ट आस्क टू योरसेल्फ, ऐसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टफ मैथमेटिक्स लग रही है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? तो यार, एडवांस के पेपर देने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ भी सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी सॉल्व करके बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, तो ये आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं एक बेस्ट वे, AITS अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स का ऑल इंडिया टेस्ट, ठीक है, जो कि 6 अप्रैल से, वैसे तो ये काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन फ्रॉम द नॉट 6 अप्रैल, फ्रॉम द 6 मई, ये जो एग्जाम है AITS, ये कोटा HODs की गाइडेंस में बनाए गए हैं। और मैं आपसे कह सकता हूं कि इस AITS के अंदर जो भी क्वेश्चंस है ना, दीज आर द मोस्ट रिलीवेंट क्वेश्चन। और जैसा फ्लेवर आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, एग्जैक्टली ये उसका रेप्लिका है। तो
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप इन टेस्ट को दीजिए और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं तो आप दे ही सकते हैं। अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये टेस्ट हैं, इनकी डेट्स लिखी हुई है, टोटल 6 टेस्ट हैं, ठीक है। वही सेम पैटर्न है, एक दिन में 2 पेपर, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, एक 9 से 12, 2 से 5, फुल सिलेबस टेस्ट है। 6 मई से स्टार्ट है, 6, 9, 13, 16, 20 एंड 23। AITS दीजिए, और इनके जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे ऑन द यूट्यूब चैनल कोटा पल्स बाय अनअकैडमी। क्योंकि देखो यार, एडवांस के क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है जिनके हमारे पास सॉल्यूशन हो। क्योंकि अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा देन इट विल वेस्ट योर टाइम। आप क्या करोगे, इधर उधर मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करोगे और उन मल्टीपल रिसोर्सेज में आप सर्च करने की कोशिश करोगे। तो आई रिकमेंड यू कि आप इधर उधर मत भटकिए। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। इन 6 मॉक टेस्ट को सिंसियरली दीजिए। मैं सच बता रहा हूं कि आप जिस दिन फाइनल एग्जाम देने जाएंगे ना ऑन द 26 मई, आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि एक नए तरीके का आप एग्जाम दे रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक अ रियल एग्जाम एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम कैसे देना है, तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। उस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करिएगा, उसके बाद ये एग्जाम आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।